किसी ने क्या खूब लाइन कही है, कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई और गवाह ना हो। बहुत ही उम्दा लाइन है, बहुत ही खूब लाइन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेकियों को बताते हैं, दिखाते हैं कि हमने इसके लिए ये किया, लेकिन कुछ ऐसा करो कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिवा खुदा जानता है। इसी दो लाइन के साथ आपकी दोस्त और होस्ट आपका स्वागत करती है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक उम्दा विचार से, तो जो आज का विचार लिया है वो है स्वामी विवेकानंद के कि सच्चाई के लिए कुछ भी न छोड़ो, पर किसी के लिए भी सच्चाई न छोड़ो। जी हाँ, अगर आप सच्चे हैं तो आपको डरने की या आपको अपनी बात बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सत्य है ना, वो किसी भी तरीके से पूछा जाए वो सत्य ही होगा। तो अपने सच्चाई पर अडिंग रहिए। तो ये तो हुई बात आज के विचार की, और अब जो बात है आज हमारे बिहार बहन कार्यक्रम में मौजूद मेहमान की, उनके बारे में आपको मैं कुछ बताऊं उससे पहले दो लाइनें कहना चाहूंगी कि बोलेगी चिड़ियां डाली डाली, बोलेगी चिड़ियां डाली डाली, पहले फैलाओ हरियाली। बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारा पर्यावरण बिल्कुल असंतुलित हो रहा है और इसे हम खुद भी महसूस कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं हमें बचाने की जरूरत है। और आज जो हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान हैं वो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के पर्यावरण अधिकारी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दीपक कुमार जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। साथ ही इनके बारे में बता दूं कि पर्यावरण नीति और प्रबंधन सहित पारितंत्र आधारित आपदा के विषयों के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और साथ ही इस विषय पर काफी कुछ लेख भी इन्होंने लिखा है। जी हाँ। तो हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो जिस तरीके से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं। अगर हम बात करना चाहें तो एक घंटा काफी नहीं होगा, लेकिन बारी बारी से इस हर एक मुद्दे को लेकर के आना चाहूंगी, और चाहूंगी कि आपका जो ये डिपार्टमेंट पर्यावरण को हर तरीके से संतुलित करने के लिए जो कार्य कर रहा है, जो उसके बारे में आप बताएं। पहले तो मैं डीडी बिहार के दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और संयुक्त राष्ट्र संघ नीतियां निर्धारित करती हैं पूरे विश्व के लिए जी। और जब वो नीतियां निर्धारित करती हैं तो भारत भी उसका एक सदस्य देश है, और जब नीतियां निर्धारण हो जाती हैं तो वो अपने देश में लागू करने के लिए कटिबद्ध होती हैं। तो पर्यावरण के विषय में मैं यहाँ पे लगभग पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ में, और मैंने देखा है कि पिछले 10 सालों के अंदर किस तरह से पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकताएं बदली हैं। और समय के साथ ये भी देखना जरूरी होगा कि किस तरह से नदियां, किस तरह से तालाब, किस तरह से पेड़ पौधे, वन्य प्राणी सिकुड़ते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। चिंता का विषय है। और हवा प्रदूषित है, जल के अंदर बहुत सारे प्रदूषण हैं, बहुत सारी जगहों पे पीने योग्य पानी नहीं है। और अभी हालिया एक रिपोर्ट है नीति आयोग की, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स करके नीति आयोग ने एक बड़ी डराने वाली रिपोर्ट दी है कि 2020 तक भारत के 4 जो महत्वपूर्ण मेट्रोज हैं, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ पे 2020 तक जो भूजल हैं वो अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और हमारी 70% जो जल, पीने योग्य जो जल है वो प्रदूषित हैं, और 2030 तक 40% जल हम खो देंगे अंडरग्राउंड वाटर। तो ये रिपोर्ट नीति आयोग की जो है वो हमारी प्रीमियर थिंक टैंक बॉडी है, और अगर आप सोच सकती हैं नीति आयोग इस तरह के बातों को अगर रख रही हैं तो आगे आने वाले समय पर्यावरण के लिए कितने चैलेंजिंग होंगे और हर एक आदमी के लिए कितने चैलेंजिंग होंगे। जी, आप इस डिपार्टमेंट को आपने ज्वाइन किया उससे पहले की अगर बात करूं जी, उसके पहले की अगर बात करूं तो आप पटना के ही रहने वाले हैं, यही आपकी शिक्षा दीक्षा। जी हाँ। क्या शुरुआत से ऐसा था, नेचर से एक प्यार होता है कि पेड़ पौधों से और पर्यावरण को लेकर के एक
बात होती है कि इसे किसी भी तरीके से संतुलित रखने के लिए कुछ खुद से प्रयास करें, क्या ऐसे कुछ था या फिर डिपार्टमेंट में आने के बाद ये सारी चीजें जहन में आई? एक्चुअली मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण एक तो प्रोफेशन किसान का भी प्रोफेशन था हमारे घर में, और दूसरे पापा सरकारी नौकरी करते थे जी। तो ये दो जो संयोग था, और चूंकि हम अपने गांव में ही, हमारा गांव बैकटपुर पंचायत छोटी नवादा में बस 30-35 किलोमीटर पटना से ही दूर है। वहाँ पे ही मेरी पूरी पढ़ाई लगभग 12 तक पढ़ाई वहीं पे हुई है। और तो गांव के काफी करीब रहने से तो ये तो हर एक आदमी होता है कि पर्यावरण के प्रति कनेक्टेड होता है। और जब शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने मास्टर डिग्री एनवायरमेंटल स्टडीज से करी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने लॉ कर रखा है, LLB किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने किया है। तो उसके बाद जब मैं आया तो पहले तो मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा वगैरह में लगा पड़ा था, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ में आ गया तो फिर लगातार, और वो भी हमारा जो मुख्य विषय था, जिस विषय से मैंने पढ़ाई करी थी, वो विषय मिला, तो फिर लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत बड़े स्तर पे जो गैर सरकारी संगठन हैं या महिलाओं के संगठन हैं या बच्चों के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो और बहुत नजदीकियां बढ़ती गईं जी। और जब प्रभाव देखने शुरू हो गए, जब प्रभाव बिल्कुल आंख के सामने नजर आने लगे कि ये प्रभाव लगातार पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हों या तमाम जो पर्यावरण जो इशूज हैं हमारे एनवायरमेंटल इशूज, वो दिखने शुरू हो गए, तो नजदीकियां बढ़ती चली गई। जी, आपने अपने गांव की बात की, आपने वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की और वहाँ का जो एक माहौल रहा, परिवेश रहा। बात करें अगर पारितंत्र की, जी हाँ, तालाब की, नदी की, ये अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गाँव में भी वो खत्म होते जा रहे हैं। हम अपने शहरों की बात करें तो गंगा बहुत दूर होती जा रही है, जबकि इससे हमें कितना नुकसान है ये हम जानते हैं, बावजूद इसके ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताएं। परेशानी ये है, कसक तो इस बात की होगी कि हमारे गांव में, जब अपने गांव की बात करता हूं तो गांव हमारे चारों तरफ, पहले हर एक गांव, चाहे वो हमारा ही गांव नहीं होता था, हर एक दिशाओं के में एक तालाब होती थी गांव के अंदर में, मध्य में तालाब हुआ करती थी। बहुत साइंटिफिक रीजन थे वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के, वाटर रिचार्जिंग को लेकर के। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्याएं बढ़ी और उसी के अनुसार लोगों ने इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया और तालाब आज मृत पड़ी हुई हैं, बिल्कुल मृत हो गई। तो ये हालात हमारे गांव की नहीं, तमाम पूरे गांव की हैं। और जो नदियां, चूंकि हम लोग गंगा के किनारे की प्लेन है और 2700 किलोमीटर गंगा पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्रों से बढ़ती हुई निकलती हैं, तो उस गंगा का दूर जाना, ये बता दें कि वो हालत ऐसी हो जाएंगी कि गंगा दूर जाने से अभी पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 100 फीट के आसपास पानी नीचे पटना शहर के अंदर गई हैं। और आप देख सकती हैं कि घर में, हर एक घर के अंदर में सबने सबमर्सिबल लगा रखा है। हाँ। तो जितनी टंकी उनकी होती है कैपेसिटी की, उससे 3 गुना हर एक दिन वो पानी ओवरफ्लो करता है और गिरता रहता है, कोई देखते नहीं उसको। मतलब जो हम बिल्कुल समान ये डेटा है हम लोगों का कि हर एक घर के अंदर लगभग 3 गुना पानी गिर जाता है जितनी कैपेसिटी की उनकी टंकी होती है। चूंकि सबने सबमर्सिबल बोरिंग सिस्टम लगाया है, 15-10 मिनट के अंदर में वो टंकी भर जाती है और कोई देखता नहीं, अपना स्विच ऑन कर लेते हैं, देखते हैं पानी गिर रहे। और एक और भी चीज होती है, आपने पानी की वेस्टेज की जो बात आपने कही, बिल्कुल सही कहा। कभी कभी क्या होता है कि घरेलू काम भी अगर कर रहे हैं, मान ले कि कुछ भी ब्रश कर रहे हैं या कुछ भी, तो नल को खोल रखा है, पानी गिरते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी आदतन ऐसा आदतन हो गया है कि चूंकि हमें लगता है कि हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे पानी की बड़ी प्रचुरता है और ये पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अपने से जब वो रियलाइज करेंगे, जब उम्र बढ़ती है उनकी, तो वो खुद ब खुद देखना शुरू कर देते हैं कि पानी का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। बहुत सारे गांवों में आप हालात ऐसे हो गए हैं कि गर्मी के दिनों में जब बाहर खेत का पटवन होता है, इरिगेशन होता है, तो घर के जो हैंडपंप होते हैं उससे पानी आना बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सामान्य समस्या लगभग 40 से 50% जगहों में। और अभी हाल में जब इस साल बारिश बहुत कम हुई है तो बिहार सरकार ने 21 जिलों के अंदर में
ड्राउट घोषित कर दिया है, जी। सुखाड़ घोषित कर दिया है। उसके अब सोच लीजिए जब बारिश नहीं हुई है और हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं जहां पे ये मानसिकता हुई पड़ी है कि पानी तो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो कहीं भी कोई हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, कहीं भी कोई वाटर रिचार्जिंग सिस्टम नहीं है। कुआं तो सब जगह खत्म हो चुका है, हैंडपंप लग चुका है। कुआं भी होता था तो एक घर के आसपास का जो वाटर लेवल था वो बना करके रखता था, ग्राउंड वाटर लेवल को। अब वो कुआं भी खत्म, तालाब भी खत्म, सब कुछ खत्म होते जा रही हैं। और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम तो गंगा के क्षेत्र में हैं, लेकिन गंगा की स्थिति है कि गंगा दूर चली जा रही है हमारे से। और पटना में जहां गंगा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर में हुआ करती थी, अब 4 किलोमीटर आगे निकल गई है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रहा है वो गंगा। तो जैसे जैसे गंगा हमारे पास से दूर होती जाएंगी वैसे वैसे पानी का स्तर गिरता जाएगा और एक बड़ा पॉपुलेशन जो पटना सिटी के अंदर रह रही हैं वो उनको पानी का संकट झेलना पड़ेगा आगे चल कर। मतलब कहीं ना कहीं मिला जुला करके अगर देखा जाए तो पानी को जिस तरीके से, हाँ सही में ये मान सकता है जी हाँ, कि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन खत्म ना होने के साथ ही ये जो मानसिकता तो एक है ही। एक और चीज है कि बहुत सारे जगह पे ये सुनने को मिलता है कि उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो इस तरीके से वो अगर पानी पियो चाहे ऐसा करो तो बोन की प्रॉब्लम स्टार्ट, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मृदा से हो रही है। एक्चुअली ये कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल कंटामिनेशन है। गंगा के किनारे ये बहुत बहुतायात मात्रा में, बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ बंगाल, असम जैसे राज्यों के अंदर ये आर्सेनिक फ्लोराइड, इन सब झारखंड जैसे राज्यों के अंदर आर्सेनिक फ्लोराइड आयरन की समस्या है। खास करके बिहार में पीएचईडी जो बिहार सरकार की संस्था है, जो सरकारी जो मंत्रालय है, उन्होंने बताया कि 22 जिलों के अंदर में आर्सेनिक का कंटामिनेशन है। 22 जिले प्रभावित हैं। जैसे मैं बक्सर के तरफ की अगर बात करूं तो अधिकतर गांव में बिल्कुल बक्सर, आरा, ये जो गंगा के आसपास जो 1 से 1.5 किलोमीटर का जो इलाका है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक का कंटामिनेशन है। अब हालिया एक रिपोर्ट तेजपुर यूनिवर्सिटी से आई है, बड़ी सस्ती, उन्होंने एक वाटर सॉल्यूशन निकाला है आर्सेनिक रिमूवल का, जो लगभग 1 रुपए में 200 लीटर तक का वो पानी साफ कर सकता है। ऐसे बड़ी महंगी होती हैं रिमूवल यूनिट, चाहे वो आर्सेनिक रिमूवल यूनिट हो चाहे फ्लोरीन रिमूवल यूनिट हो। समस्याएं अब तो सब लोगों ने निकाल ली कि भाई आर्सेनिक यहाँ पे है, लेकिन अब लोगों को क्या किया गया सरकार के द्वारा, हैंडपंप को एक लाल रंग से रंग दिया गया कि आप इसे यूज ना करें, एक हरे रंग से यूज कर दिया गया कि आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन समस्याएं वहां खत्म नहीं होती। कहीं सब अगर हैंडपंप गांव में लाल रंग से ही रंगा हो तो उसको पानी कहां से इंस्टेंट दिया जाएगा। और बड़ी महंगी है, सरकार को बहुत महंगी उपाय करनी पड़ती हैं, लाखों का खर्चा होता है इंस्टॉल करने के लिए। तो उसमें तेजपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन लाया गया कि वो 200 लीटर तक पानी 1 रुपए में, तीन केमिकल्स चाहिए उसके लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, और फेरिक क्लोराइड, और मतलब वो क्या प्लांट लगा करके उसको प्यूरिफाई किया वो नॉर्मल मैनुअल है, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती। अच्छा। वो उनका टंकी होता है, तो वहाँ फिल्टर सिस्टम 2-3 फिल्टर सिस्टम लगा रखा है उन्होंने। पहले तो सोल्यूशन मिलाते हैं बेकिंग सोडा का, पोटेशियम परमैंगनेट का और फेरिक क्लोराइड का, उसके बाद सैंड वगैरह उसको लगा करके उस पानी को निकालते हैं। तो वो बड़ा आसान सोल्यूशन है। तेजपुर यूनिवर्सिटी ने अभी हालिया बिल्कुल इसी साल उस तरह के सोल्यूशंस दिए हैं। लेकिन बिहार के अंदर ये चीज अभी तक नहीं देखा गया है। हम लगातार सॉल्यूशन तो निकालने की कोशिश भरसक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आर्सेनिक के लिए लगे भी पड़े हैं, और आर्सेनिक ही नहीं, 14 जिले हमारे फ्लोराइड से भी कंटामिनेटेड हैं बिहार के अंदर, आयरन कंटामिनेशन। लेकिन जो ये अभी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया वो आयरन और आर्सेनिक दोनों को 99.9% बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जी हाँ, और ये बिल्कुल नेचुरल कंटामिनेशन है वाटर के अंदर। तो मतलब अगर इसका यूज किया जाए और लोग इस बात को समझे और इस टंकी को लगवाएं अपने यहाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियां, जैसे आर्सेनिक और फ्लोराइड की जहाँ तक बात हुई तो इससे बोन की प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से बहुत सारी नेचुरल तरीका भी है। नेचुरल तरीका में एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, वेटलैंड्स का नाम आर्द्र भूमि करके हमने सुना है। वो लगातार एक ऐसा क्षेत्र होता है जो लगातार दलदली क्षेत्र होता है और पानी उसमें प्रचुरता होती है। वो नदियों के स्ट्रीम से एक लेक तैयार हो जाता है, लेक होकर के एक बड़ा एरिया आर्द्र भूमि के अंदर आता है वेटलैंड के ऊपर, और वो वेटलैंड को बोला जाता है नेचुरल बिल्कुल फिल्टर, नेचुरल किडनी।
वो क्या करती हैं कि तमाम जो वाटर सोर्सेज के अंदर कंटामिनेशन होते हैं उसको पूरी तरह से बिल्कुल साफ करती हैं, और आसपास के जितने जो उस वेटलैंड एरिया के आसपास के जितने सेटलमेंट्स होते हैं, जितने गांव हैं या शहर हैं, उनको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बिना कॉस्ट के ही बिल्कुल अच्छा पानी, स्वस्थ पानी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती हैं। ये वेटलैंड्स हैं। लेकिन हुआ क्या आखिर, जैसी जो हालत तालाब की है, जो हालत नदियों की है, उसको लोगों ने बैडलैंड मानना शुरू कर दिया, खराब जमीन। और बिहार के अंदर बहुत सारे वेटलैंड हैं, जैसे कांवर है, बरेल है, ये सब फिर कटिहार में है, गोगेविल करके। तो उन सब जगहों पे भी वेटलैंड का कब्जा करना शुरू कर दिया, किसानों ने उसको कब्जा करना शुरू कर दिया, वो जमीन डिमार्केशन नहीं हो पाई और बड़ी खराब हालत है। कांवर तो खास करके एक बड़ा टूरिज्म सेंटर है बेगूसराय के पास में, उसको बिल्कुल लोगों ने खत्म करना शुरू कर दिया। पटना में ही बहुत सारे वेटलैंड थे, जल का ही क्षेत्र था पटना, जिसके ऊपर अब बिल्कुल कंक्रीट फॉरेस्ट बन गया, हर एक जगह पे कंक्रीट लैंड बन गए। बिल्कुल। तो वो पानी आप देखती हैं, बरसात का पानी होता है, सिंक नहीं हो, सिंक होने के लिए तो दलदली क्षेत्र ही चाहिए ना, सिंक नहीं होगा तो वो ड्रेनेज से पास करने की कोशिश करेंगे, और ड्रेनेज तो हर एक शहर का अंडर कैपेसिटी होता है। अच्छा, जो बारिश होती है उसके पानी को भी तो हम स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करके और फिर उसका भी यूटिलाइज हो सकता है। समस्याओं का समाधान बहुत आसान है, लेकिन हम अपने आदतों में बदलाव करने की कोशिश से मजबूर हैं। और जहाँ तक पहले का जो परिवेश था कि घर में आंगन हो और घर के बाहर कुआं हो, तालाब हो, तो इसका एक साइंटिफिक रीजन था। जी, बिल्कुल। जो आज आपने सही कहा कि कंक्रीट भरे इस माहौल में अभी जहाँ देखिए बिल्डिंग्स बन रही हैं, सबको अपना मुनाफा नजर आ रहा है। लेकिन पारितंत्र की अगर बात करें, हम अपने मुनाफे की बात कर रहे हैं, तो ये मुनाफा सिर्फ हम पैसों से जोड़ रहे हैं। लेकिन पारितंत्र की अगर हम बात करें तो उससे हमें कितना मुनाफा हो सकता है। अभी किसी पेड़ के नीचे अगर बैठे हैं, जी तो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, और अभी जिस तरीके से ये पर्यावरण में असंतुलित हुआ है बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे किस तरीके से और मुनाफा हो सकता है पेड़ पौधों से, ये बताएं। जी हाँ, 2008 का एक बहुत अच्छा ही मॉडल था ग्रीन इकोनॉमिक्स का, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम ने दिया। उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट थी, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर ये किया गया कि जो भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो या रिवर इकोसिस्टम हो, जनरली हम लोग वेटलैंड्स के ऊपर इसलिए ज्यादा काम कर रहे हैं कि वेटलैंड्स इकोसिस्टम को हम उनकी जो इकोसिस्टम सर्विसेज है वो बहुत इमेंस है, बड़ी प्रोडक्टिव हैं। एक तो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जहाँ कार्बन इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। वेटलैंड फॉरेस्ट से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है, सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, पानी को बहुत साफ रखता है। तो उनकी जो डाइवर्सिटी है फंक्शन की, तो उसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहला काम करना शुरू किया कि वेटलैंड की आखिर मॉनेटरी वैल्यू आदमी के यूज के अनुसार कितनी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स दिखने को मिले, जैसे चिल्का हो गया। चिल्का एक ऐसा वेटलैंड मतलब एक ऐसा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। हाँ जी हाँ, चिल्का लेक। तो उस तरह के जो वेटलैंड्स होते हैं उनको एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन दिया जाता है इम्पोर्टेंस के आधार पे। वो रामासार डेजिग्नेशन करके होता है। रामासार ईरान में एक जगह थी जहां कन्वेंशन हुआ था, रामासार कन्वेंशन। उसके बाद रामासार डेजिग्नेशन देना शुरू किया गया वेटलैंड एरिया। कन्वेंशन क्या है? ये रामासार में एक कन्वेंशन हुआ था, इंटरनेशनल बॉडी होती है एक वेटलैंड इंटरनेशनल करके। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी उसमें बहुत अहम भूमिका है। तो उसमें क्या किया गया कि ये भाई हमने इसको इंटरनेशनल साइट घोषित कर दिया। वो इंटरनेशनल साइट रामासार डेजिग्नेटेड साइट बोला जाता है। अच्छा। उस तरह के 26 हमारे पास वेटलैंड हैं हिंदुस्तान के अंदर में रामासार डेजिग्नेशन के लिए। उसी में चिल्का है, लोकटक लेक है, दीपोर बील है, ये सब रैन ऑफ कच्छ के आसपास है, भरतपुर है। ये सब वेटलैंड जो हैं वो हमारे रामासार डेजिग्नेशन के अंदर आते हैं। तो आए चिल्का के ऊपर। चिल्का की जब इकोनॉमिक वैल्यू हम लोग जब उसका नेचुरल कैपिटल फ्लो निकाल रहे थे, तो उसका जो पोटेंशियल जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो हमारे एनुअल बजट से, सरकार की जो एनुअल बजट है उससे और स्टेट की एनुअल बजट से भी दुगनी, और स्टेट की एनुअल बजट से 10 गुना ज्यादा है। अब सोच सकते हैं कि वो एक वेटलैंड सरकार के एनुअल ग्रॉस बजट से भी 10 गुना ज्यादा का मॉनेटरी वैल्यू
अपने अंदर ये रिस्टोर जो करता आपने है। बात बताई, जी ये मैं और मतलब बहुत सारे लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन इसको मैं एक सरल भाषा में चाहूंगी कि आप समझाएं ताकि इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्ता को हम सभी समझ पाएं। क्योंकि अब देखें, अब आप कह रही हैं ना कि पानी में आर्सेनिक होता है। हाँ। अब आप समझ लीजिए 500 पॉपुलेशन का एक गांव है, जहां की आबादी 500 लोगों की है। अब वहां पे एक आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगा। अब आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगा तो लगभग अभी जो आर्सेनिक रिमूवल यूनिट की रेट है वो 8 से 10 लाख रुपए की है। जी। अब 10 लाख रुपए की एक आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगाई गई, कम्युनिटी को अवेयर किया गया, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हर एक साल लगता रहेगा, तो उसका हर एक साल मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होएंगी, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर चाहिए वहां पे, और लोगों को ये तय करना होगा कि उनका डेली कंजम्पशन कितना है वाटर का, उनके अनुसार उनको पानी मुहैया कराई जाएंगी। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब सपोर्ट कीजिए कि वहां पे एक वेटलैंड है और अगर हम उसको रेस्टोर करते हैं, हेल्दी रखते हैं उस वेटलैंड को, प्रदूषण से बचाते हैं लगातार, तो अब वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई प्रेशर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आर्सेनिक का पानी देगा। वो उसकी इकोसिस्टम सर्विसेज है, उसकी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पानी का फिल्टर करना। तो लोगों को 500 लोगों को एक पानी, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी मिलता रहेगा पीने के लिए। और साथ में जो दूसरे लाइवलीहुड्स के सोर्सेज हैं, जैसे फिशरीज है, और दूसरे जो जैविक विविधताएं हैं उसके अंदर, या आप सिंघाड़ा वगैरह की खेती करती हैं, पानी फल की खेती करती हैं, वो अलग सोर्सेज हैं इकोनॉमी के। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट हैं, वहां पे सिंक करता है। अगर शहर के आसपास वो वेटलैंड है तो ज्यादा बारिश होती है तो वो पानी को सोख लेता है, और अगर वो हम खत्म कर दे रहे हैं, जैसे कंक्रीट उसके ऊपर अपार्टमेंट बन गए, सब कुछ खत्म हो गया, बेली रोड के आसपास पूरा एरिया है, या चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या मौर्या वगैरह जो इंस्टीट्यूट सरकार ने डेवलप करी, वहां पे पूरा का पूरा वो फार्म एरिया था, पानी वाला एरिया था। तो आप देखेंगे कि अब जब हम उस एरिया से जाएंगे तो पूरा जरा सा बारिश होती है आधे घंटे की, और पूरा फ्लडेड हालत हो, अर्बन फ्लडिंग का वो नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। अर्बन फ्लडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, इसी वजह से आया कि हमने वाटर बॉडीज को बिल्कुल बेतहाशा बिल्कुल खत्म किया। हम अपने सामने नदियों को मार दिए, तो नदियों का एसासिनेशन लगातार हुआ, पॉन्ड्स का एसासिनेशन हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाओं के आधार पे उसको खत्म करना शुरू किया। अब जब उसके सर्विसेज की जरूरत पड़ी, तो जब आपने मार दिया तो सर्विसेज कहाँ से मिलेंगी आपको? तो वो सर्विसेज बहुत आसान है, लेकिन समस्याओं का समाधान भी बहुत आसान है, लेकिन प्रकृति के साथ और जो हमारी यांत्रिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके बीच एक बिल्कुल बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। और एक और चीज है जो प्रकृति ने हमें दिया है, अगर वो हम उसी से लें, और एक होता है कि एक कृत्रिम तरीके से हम उसे फिर से प्योरीफाई कर रहे हैं और फिर से खुद के लिए, जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से उसे आर्सेनिक को रिमूव करके उसके बाद जितने भी लोग हैं उन्हें पानी मिलता है। अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें तो मुझे लगता है कि जो आने वाले समय का UNDP का जो कह रहा है कि आने वाले समय में 2030 तक बहुत ज्यादा डिजास्टर होने वाले हैं, इस तरीके से हम अभी भी संभल सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर मैं चर्चा करने के पहले एक बात बताऊंगा दर्शकों को, खास करके 3 महत्वपूर्ण 2015 से 2030 के बीच में जो कन्वेंशन साइन हुए हैं। एक तो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो 2015 में उसे यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद वो बोला गया कि सब देशों से मांगा गया कि एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस पेपर दीजिए। वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, UNFCCC एक संस्था है, उसको दी गई। उसमें सबने अपनी प्रोमिसेस रखी कि अगले आने वाले समय तक हम इतने % कार्बन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। भारत सरकार ने भी वहां पे ये रखा कि हम 33 से 35% कार्बन को रिड्यूस करेंगे 2030 तक। ये 2015 से 2030 तक का ये एग्रीमेंट है। दूसरा आया एजेंडा 2030, जिसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोले। उसमें विकास के 17 ऐसे गोल्स हैं जहां पे जल के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर,
हंगर के ऊपर, ये तमाम चीजें हैं जो उन लोगों को बताई गई हैं और ये तमाम चीजें आती गई जी। एक जो टाइम लाइन दिया गया है कि 2030 तक आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो बढ़ती जा रही है, जिससे हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो उस पे इफेक्ट डाल रहा है, उसको आपको कम करना है। तो इसके लिए हमारी सरकार क्या क्या नीतियां यहाँ पे लगा रही है कि इसकी मात्रा कम करे, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो? ये जो तापमान का बढ़ना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही रिलेटेड है जी। तो दुनिया ने एक टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर दुनिया ने तय कर रखा है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे। अगर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, तो आर्कटिक वगैरह में जो बर्फ है, हिमालय के ऊपर जो बर्फ है, वो ज्यादा गलने शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि समुद्र में जो जल का स्तर है वो बढ़ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि समुद्र के आसपास कितने बड़े बड़े आइलैंड है, कितनी बड़ी सिटीज हैं दुनिया में, वो सब के सब बिल्कुल विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी। तो ये सोच करके ही बहुत डर लगता है। तो दुनिया ने बैठ के पहली बार इस तरह का कोई यूनानिमस सॉल्यूशन निकाला कि भाई एक एग्रीमेंट करें हम, और उसका नाम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। चूंकि पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उनका हर एक साल होता है, तो उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया। 2020 से बिल्कुल लीगली बाइंडिंग हो जाएंगे वो एग्रीमेंट। अभी उसके लिए क्लाइमेट रूल बुक बन रहा है। अभी हाल ही में वो मतलब ये इंडिया में भी वो, हाँ बिल्कुल सिग्नेटरी है इंडिया एक लीडर है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। 2020 से अकॉर्डिंग ही आपको सारी की सारी जो, जी हाँ बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की क्या ऐसी स्थिति होगी, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला है कि कोल बेस जितने जो कोयला के ऊपर जो बिजली उत्पादन होती है, उनको हम लोग धीरे धीरे करके कम करेंगे। तो उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या करना शुरू किया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सृजन होने वाली एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जीज हो गई, उसके ऊपर हमने अपना बजटरी जो फिजिकल एलोकेशन है, सरकार का जो बजट है, उसके ऊपर बढ़ाना शुरू किया। और सरकार ने एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा कि 2022 तक, भारत सरकार ने वो 2022 तक 175 गीगावाट, 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की बात करी। और उसमें बताया कि हम 100 गीगावाट केवल सोलर एनर्जी ही इंस्टॉल करेंगे पूरे इंडिया में। और अभी तक जो 2018 के आंकड़े हैं, लगभग 75 गीगावाट के आसपास भारत सरकार ने, बड़ी तेज गति से चल रही है वो सोलर इंस्टॉलेशन का काम। तो उससे सरकार ने कोशिश करी है कि लगभग 3 से 4 बिलियन टन का एक कार्बन सिंक सिस्टम डेवलप किया जाए देश के अंदर। उसमें फॉरेस्ट को बढ़ाना है, डेंस फॉरेस्ट को इंक्रीज करना है, और डेंस फॉरेस्ट से निकल करके दूसरे जो फॉरेस्ट्रीज हैं, जो हम लोग आम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, रोड के किनारे की फॉरेस्ट्री है, इन सब फॉरेस्ट्रीज को बढ़ावा दें, बायोडाइवर्सिटी उनका मेंटेन करें, हर एक तरह के प्लांटेशन को एरिया वाइज और उसके क्लाइमेट वाइज लगाने की कोशिश करें। अच्छा, क्या आने वाले समय में ये भी बैन हो सकता है कि जो अभी है कि कहीं भी आप लैंड परचेस करते हैं, जी हाँ, तो बैन हो जाएगा कि नहीं, अब इतने ही एरिया में वो आप घर ले सकते हैं? कुछ जगहों पे हो रहा है, जैसे ट्राइबल जितने जो लैंड्स हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, झारखंड देखेंगे, वहाँ ट्राइबल जो जमीनें हैं वो ट्राइबल ही ले सकती हैं, दूसरे लोग उसको नहीं परचेज कर सकते। और जो ट्राइबल्स होते हैं तो वो तो फॉरेस्ट और जो नेटिव कम्युनिटी है, वो नेटिव कम्युनिटी, उनकी राइट्स बिल्कुल उसके ऊपर है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर मैंने काफी ध्यान दिया है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने शादी भी करी है, तो इस वजह से काफी नजदीकियां हैं। तो हम देखते हैं उन लोगों का किस तरह से फॉरेस्ट के प्रति प्रेम है, कैसे किस तरह से अपने आसपास के हैबिटेशंस को, आवास को, अपने पर्यावास को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं। वो जब आप लोग जब घूमेंगे नॉर्थ ईस्ट के साइड में, झारखंड साइड में, या हर एक जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, वहां पे घूमने से पता चलेगा कि किस तरह से वो प्रकृति के साथ जुड़े हैं, क्योंकि समाधान तो प्रकृति के साथ ही है। और जब प्रकृति और टेक्नोलॉजीज को हम लोग बिल्कुल बैलेंस करके चलेंगे, ना हम प्रकृति का ज्यादा ओवर यूज करेंगे, ना हम टेक्नोलॉजीज का ज्यादा ओवर यूज करेंगे, समस्याओं का समाधान आप रूप ही आप निकालते चले जाएंगे। तो ये समस्याएं कोई बहुत जटिल नहीं है, हमारे पास ये सब समस्याओं का समाधान है।
लेकिन चूंकि आदतें बिगड़ी हैं, हमने एक बाजारवाद बनाया है, उस बाजारवाद के अंदर ये समझने को तैयार नहीं हो रही हैं कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगहों से तो आ नहीं रहे हैं। तो अपने अंदर के बदलाव को समझना होगा, उसके लिए शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे आपने कोल इलेक्ट्रिसिटी की जो आपने बात की, उससे कितना हार्म पहुंचता है, कितना नुकसान पहुंचता है, इन सारी चीजों को बैन करें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अमूमन ऐसे घर में होता है कि हमने फैन ऑन कर दिया, दूसरे कमरे में चले गए और उसे वैसे ही छोड़ दिया। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं जो मतलब लोड पड़ रहा है कि और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और ज्यादा पावर की जरूरत है, तो वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। या बोलने में ही नहीं, हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतनी कॉम्प्लेक्स बनाई है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स बनाई है कि लगभग ये सोच के बैठे हैं कि शायद टेक्नोलॉजी ही सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की एक लाइफ टाइम होती है, वो लाइफ टाइम बहुत कम होती है, और टेक्नोलॉजी को मेंटेनेंस करने के लिए भी आदमी की जरूरत पड़ती है। और हम लोगों की जो आदतन बिगड़ी हुई है वो शायद मेंटेनेंस की तरफ, अपना पंखा लाते हैं उनको सफाई तो करते ही नहीं, बिल्कुल गंदी पड़ी होती हैं। तो ये चीजें सीखने, बहुत सामान्य लाइफ की जरूरत होती है, बड़ी सिंपल लाइफ अगर आप जिएंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपदा उतना ही कम आएंगी। लेकिन अगर आप एक सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो अगर पृथ्वी आपको अगर पानी ना दे तो आप बिल्कुल अंतिम सांसें गिनेगा। अगर धरती के अंदर से, उनके अंदर का भोजन क्या है, खनिज है, जल है, अगर उसको हम निकालते चले जाएंगे तो उनका बिल्कुल जल ही निकाल लेंगे पूरे अंदर से, और खनिज अगर अंदर से निकालते चले जाएंगे तो उनके पास अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो वो रिएक्शन करेंगे। इसको एक सही लाइन अगर दी जाए तो जिस डाल पे बैठे हैं, जिस पेड़ की शाखा पे बैठे हैं, शाखा काटते काटते अब उसके जड़ तक पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल जी। तो वो रोकना जरूरी है बहुत, ताकि हम इस धरा पर रह सकें अच्छे से, क्योंकि आने वाले समय में जो लोग हैं उनके बारे में सोच करके मुझे आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है अगर हम इस चीज को न समझें और न रोकें। तो ये जरूरी है। तो शहरों में भी क्या कुछ, जैसे आपने कहा कि सड़क के किनारे पेड़ पौधे जिस तरीके से जहां भी लगाना जरूरी, क्या घरों में भी ऐसा मैंडेटरी हो जाएगा? हाँ जी, अभी तो बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं और संस्थाएं हैं, और सरकार ने भी ट्रेस फार्मिंग वगैरह और वर्टिकल फार्मिंग वगैरह, ये सब टेक्नोलॉजी बहुत आम है, बहुत लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं। बहुत शहरों में ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, पटना में भी कुछ युवाओं ने उस तरह से अपना करना शुरू कर दिया है। अपनी संस्थाएं, स्टार्टअप के अंदर कुछ नए इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप लाने शुरू कर दिए हैं, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन उसको बहुत व्यापक बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अब हमारे पास शहर के अंदर जमीन नहीं है कि जहाँ पे बड़े पेड़ों को हम लगा सकें। तो अब उसमें हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे पेड़ जैसे तुलसी हो गए, जो सामान्य तौर पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देती हैं, तो वैसे पौधों को हम अपने घरों के में लगाने की आदत डालें और उसकी सेवाएं दें, तो हम जा करके अपने घर के आसपास कम से कम उस प्रदूषण के स्तर, जो वायुओं में जो कण हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, अब बताया जा रहा है कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं वो 10 माइक्रोन के साइज वाले या 2.5 माइक्रोन के साइज वाले वो काफी बढ़ गए हैं, और उसका हालात ये है कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर खास करके जो श्वसन संबंधी जो समस्याएं हैं वो ज्यादा हो रही हैं। लेकिन वो सब प्लांट उनको फिल्टर करके देगा। आसपास कम से कम अपने घर को तो वो स्वच्छ रखेंगे, तो हर एक अगर अपने घर को स्वच्छ रखना शुरू कर दे तो फिर समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा, एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर बात करें, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो इसे चुनते हैं, बावजूद इसके अगर जॉब लेने की बात करें तो बड़ी दिक्कत आती है। क्या कारण है? जी हाँ, इस पे मैं पिछले 5 साल से लगा पड़ा हूँ। एक आर्टिकल मैंने लिखी थी द बेटर इंडिया में इन्वायरमेंट एजुकेशन के ऊपर, और खास करके इन्वायरमेंट डिग्री होल्डर्स के ऊपर। उसके बाद काफी उसका रिस्पांस मिला पूरे इंडिया के अंदर में, काफी यूनिफाइड हुए लड़के उसके ऊपर, और सरकार को रिक्वेस्ट लेटर वगैरह, HR मिनिस्ट्री वगैरह को देना शुरू किया। स्टेट लेवल पे भी ये कार्यक्रम लगातार चला। तो
उसमें देखा गया कि बहुत सारे स्टेट्स इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, केसी मेहता बनाम भारत सरकार का 1992-93 के आसपास ये जजमेंट आया था कि हर एक स्कूलों के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और एक्सपर्ट टीचर्स और एक्सपर्ट लोगों को ही अपॉइंट किया जाए उसको पढ़ाने और देखने के लिए। 20 साल से भी ज्यादा हो गए उस जजमेंट का, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे बदलाव तो हुए हैं। पर्यावरण शिक्षा हर एक जगहों पे आ गई हैं, यूनिवर्सिटीज में आ गई हैं, लेकिन ऐसा अमूमन देखा जाता है कि शिक्षकों की कमी तो पहले से ही खल रही है, प्रोफेसर्स लोगों की कमी खलती है। लेकिन एक चीज और इधर देखने को मिलता है कि जब पेपर्स जब पोजीशन एनवायरमेंट पोजीशंस कोई आता है सरकार की तरफ से या कहीं भी, तो वहाँ पे कुछ दूसरे विषयों को दिया जाता है, लेकिन एनवायरमेंट स्टडीज स्पेशली नहीं लिखा जाता। अच्छा। तो सरकार से इस प्रोग्राम के माध्यम कम से कम अपने राज्य की सरकार से और भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं कम से कम पर्यावरण विज्ञान के छात्रों के लिए भी ऑब्लिक करके वो सब्जेक्ट दे दिया जाए उस पोजीशन के लिए, क्योंकि उनका वो विशेष बिल्कुल एक्सपर्टाइज है उस पेपर के ऊपर। तो वो लोग कम से कम आएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी पर्यावरण के बारे में, लोगों को समझाने में वो ज्यादा सक्षम होंगे अपने तरीके से। और इस तरह के सरकार की जब पॉलिसी, जब हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया है, तो हमारी जिम्मेदारी, हर एक आदमी की जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी इस देश की है कि कम से कम अपने देश को दुनिया के सामने कम से कम शर्मिंदगी ना उठाना पड़े अगर हम उस टारगेट को पूरा ना करें तो ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है, हमारी आपकी सब लोगों की जिम्मेदारी बराबर की बनती है। तो इस एग्रीमेंट के बारे में जैसे अमूमन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, जहन में नहीं होगा, तो इसके लिए अवेयर करने के लिए क्या कुछ करती है? बहुत कुछ चल रहा है अब हर एक जगह पे, खास करके अब तो इतने सारे डेट्स हो गए हैं पर्यावरण से संबंधित। कभी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कभी वेटलैंड डे मनाते हैं, कभी फॉरेस्ट डे मनाते हैं, कभी रिवर्स डे मनाते हैं। तो ये डे एक सिंबॉलिक टाइम देता है हम लोगों को। ऐसा कुछ नहीं होता कि उस दिन से सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, वो दिन एक सिंबॉलिक गेस्चर देता है कि नहीं, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं इस पूरे साल के लिए और आने वाले समय के लिए कि कोई भी इस तरह का असंतुलन होगा, क्योंकि हम सबसे तेज प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हमारी जिम्मेदारी भी उतना ही ज्यादा जटिल है। तो हम उन जिम्मेदारियों को समझते हुए ये कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि जैव विविधता किस तरह से बनाए रखें। जितनी जैव विविधताएं होंगी उतना ही ज्यादा हम संतुलित होंगे। अगर जंगल में टाइगर होगा तो उतना ही हम संतुलित होंगे। अगर गंगा में डॉल्फिन होंगी, गंगा में घड़ियाल होगा, तो वो एक डोमिनेंट स्पेसीज है। समुद्र में वेल होंगी, शार्क होंगे, तभी हम पर्यावरण को संतुलित कर पाएंगे। तो जैसा दीपक जी, अभी हम पर्यावरण जिस तरीके से असंतुलित हो रहा है, बहुत सारी, मुझे तो लगता है बातें तो खत्म हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं। अब गौरैया के बारे में अगर बात करें तो वो जब उड़ती है तो अपनी सुगंध छोड़ते हुए जाती है ताकि फिर उसी रास्ते वापस आ सके, लेकिन कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। कारण क्या है? पहला तो कारण है उनका पर्यावास। जी। पर्यावास तो उनके जल हैं, पौधे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उनका पर्यावास आप खत्म करेंगी, उनके पर्यावास में आप घुस करके अपना घर बना लेंगी और उनको इतना भी जगह ना देंगी कि खिड़कियों पे भी ना बैठ सकें। अंदर कमरे में घुसेंगी तो वो पंखा चलता रहता है, उससे टकरा के खत्म हो जाएंगी। नहीं तो बहुत हैवी वायर हैं, वो उससे भी वो बहुत सारी पक्षियां खत्म होती हैं। तो सबसे शुरुआत हम करें कि उनके लिए एक स्वच्छ परिवेश देने की कोशिश करें, अपने छत के ऊपर, अपनी खिड़की के ऊपर। बहुत सारे लोग इस तरह से, चूंकि हम लोग उनके साथ कनेक्टेड हैं, वो हमारे परिवार के एक सदस्य के तौर पे हैं, और जब हम अपने आप को संकुचित कर लेते हैं अपने सदस्यों के तौर पे, तो वो हमारा अहम अंग बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज देखते हैं कि वो उनके लिए बड़ा अलग तरीके से बना रखा है कुछ घर वगैरह, वहाँ पे आके गौरैया रहती हैं। अब धीरे धीरे संख्या भी बढ़ रही है, बीच में बिल्कुल लगा था कि बिल्कुल खत्म हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इसका दोष दिया जा रहा था कि जो टावर लगाए जा रहे हैं मोबाइल्स के, तो उससे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मोबाइल के जो रडार, जो खास करके जो रेडियो वेव्स हैं,
उससे थोड़ा उन लोगों का एक डिस्टेंस रिपेलिंग होता है, उनका जो सिस्टम बहुत नेचुरल है उनका, तो उससे भी। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो रडार से ज्यादा उनके पर्यावरण में असंतुलन आना जी। तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया कि गर्मी में अगर हो तो आप पानी का वो अलग से व्यवस्था करें, मिट्टी का एक बर्तन रखें, छत पे रखें। ये सब तो एक चीजें हैं, चलिए बहुत सफल चीजें हैं जरूर। पानी चूंकि अब हम गंगा में रहते हैं तो हम लोगों को इतना पता नहीं, चूंकि गंगा नदी है बगल में, आके पानी पी लेंगे ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन जहाँ पे हम टंकी का 3 गुना पानी गिरा दे रहे हैं तो वहाँ एक घड़ा रखने में क्या जा रहा है हमें, उन बेचारी पक्षियों के लिए। लेकिन वो पक्षियां हमारे लिए कितना अहम है, हमारे किसानों के लिए कितना अहम है, और वो एक महत्वपूर्ण आहार श्रृंखला का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर उनकी संख्या असंतुलित होती है तो वो आहार श्रृंखला डगमगाएगी, और जब आहार श्रृंखला असंतुलित होगी तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हम होंगे ही होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो किसान भाई हैं वो जो खेती करते हैं, और जब खेती करते हैं तो बहुत तरीके की उसमें पेस्ट होती हैं, वो खाते हैं, बिल्कुल आते हैं, और कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं उसे वो खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक खत्म हुआ तो समझिए कि आने वाले समय में हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। सब आहार श्रृंखला से कनेक्टेड है, सब कुछ फूड चेन से कनेक्टेड है। और हम लोग अगर ये तय करके बैठे हैं कि नहीं हम ही सबसे शक्तिमान हैं, क्योंकि हम इस पूरे पर्यावरण के, इस पूरे पारितंत्र के सबसे ताकतवर बिल्कुल जीव हैं, तो ऐसा उनका सोचना गलत है। हर एक जो पर्यावरण के अंदर जो जीव हैं वो ताकतवर हैं, और उनके विलुप्त होने से, जो असंतुलन पैदा होगा उसका असर हर एक व्यक्ति के ऊपर बराबर पड़ेगा, और उससे अर्थतंत्र का नुकसान होगा। अच्छा, एक बात आपने कही कि बहुत सारे ऐसे मेट्रोज हैं जिनमें आने वाले समय में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बेंगलोर की अगर बात करूं तो वहाँ का मौसम जो है वो हमेशा एक जैसा रहता है, काफी हरियाली, बावजूद इसके ऐसा क्यों? एक्चुअली वहाँ पे जो वाटर बॉडीज है, एक तो बहुत बड़ा प्रेशर है जनसंख्या की, लगातार माइग्रेशन हिंदुस्तान से होकर के, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो लेबर ग्रुप के लोग हों, वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जनसंख्या बहुत बढ़ी है बेंगलोर की पिछले 10 सालों के अंदर में, 15 सालों के अंदर में। और दूसरा, प्रबंधन में कमी आई है। जो वहाँ पे हम वेटलैंड्स की बात करते हैं, जो वाटर रिस्टोरेशन जो है, चूंकि वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे है, तो वहाँ पे वाटर रिजर्वोयर बनाए गए हैं। वो वाटर रिजर्वोयर चाहे वो वहाँ पे जो आसपास की नदियां हैं उससे क्रिएट की गई हैं, लेक्स हैं वहाँ पे बहुत सारे। लेकिन अब आप लेक पे जाकर के देखेंगी तो बिल्कुल इतनी खराब हालत है वहाँ पे, इतना मिसमैनेजमेंट है लेक्स का, कि मौसम आते आते बरसात के सीजन जाते हैं और ठंडे से ही या गर्मी आते आते ही पानी की कमी खलनी शुरू हो जाती है। तो वो बावजूद इसके कि बहुत सारे घरों में वहां देखेंगे कि उन लोगों ने अपना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है, लेकिन चूंकि बारिश कम हो रही है और बारिश कम होने के साथ साथ लोगों का बहुत ज्यादा दबाव है, तो उससे भी वहाँ की जो इन्वायरमेंट की स्थिति है, खास करके जो अंडरग्राउंड वाटर की हालत है वो बहुत खराब हो रही है। गाड़ियां बढ़ी हैं, प्रदूषण बढ़े हैं, और अभी आपने सुना होगा कि जो अभी जो हमारे यहाँ जो पेट्रोल का जो लेवल है या डीजल का, वो भारत 4 है। जो पॉल्यूशन का मात्रक है वो भारत 4। दुनिया का जो मात्रा है वो यूरो से चलता है, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, वहाँ यूरो 6 लगा हुआ है। यूरो 6 स्टैंडर्ड तक वो लोग पहुंच गए हैं, और अभी हम यूरो 4 में ही हैं, जिसका नाम हमने अपने देश के यहाँ भारत 4 स्टैंडर्ड दिया है पॉल्यूशन का। अच्छा, अभी जब वाहनों की हम बात करें तो क्या आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में है कि वहां पर वाहनों का लोग प्रयोग कम करते हैं? हाँ, जो भी डेवलप देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे सरकार की जो वाहन क्षमता है वो ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा दे रखी है, क्योंकि लोग उनका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, सस्ती होती हैं, रिलायबल होती हैं। और लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सरकार उस स्तर तक अपने जो लॉजिस्टिक्स हैं, अपने जो रिसोर्सेज है उसको डेवलप नहीं कर पाई। वो वहाँ पे उतना प्रोवाइड नहीं कर पाई अपनी जनसंख्या के अनुसार। अगर धीरे धीरे सरकारी
तंत्र का, सरकारी, और एक लोगों के अंदर मानसिकता भी है, ईगो भी है, अपना वो गाड़ी चलाना या गाड़ी पे चढ़ना वो अपना एक स्टेटस मानते हैं। हर एक चीज स्टेटस से जुड़ी हुई है, तो वो स्टेटस दिमाग से निकालना होगा। और अगर हम सही कहा आपने कि अगर सरकारी जो रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है समस्याएं, खास करके जो पॉल्यूशन की समस्या है, कंजेशन की समस्या है, वो कमेंगी। लेकिन उसके लिए एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन इससे बहुत ज्यादा होता है। आप कहीं भी रास्ते में निकल जाइए, और आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि एक ईगो बन गया है। जी बिल्कुल। और एक स्टेटस बन गया है कि हमारे पास ये, और हमें चलाना है, बाइक चलानी है तो कार चलानी है, अगर 2 कदम भी जाना है तो उसके लिए हम अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, एक स्टेटस की समस्या है। हर एक चीज स्टेटस है उनकी। वो जिस चीज पे सोते हो, मोबाइल हो, सब कुछ उनका स्टेटस से है। ये स्टेटस ही उनका हैबिट बिगाड़ रहा है। तो वो पहले खत्म होंगे, और इसके लिए बस एजुकेशन ही एक चीज है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि समय से हम बंधे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि कुछ संदेश इससे, क्योंकि हर बात में तो कुछ न कुछ संदेश आपने दिया ही, लेकिन कुछ ऐसा संदेश हमारे दर्शकों को दे ताकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इस मुहिम में सरकारी, गैर सरकारी हर तरीके से साथ हो और अपनी सहभागिता दें। जी, ऐसी एक लड़ाई है जो हम सब की है, और सबसे पहला तो ये देखना होगा कि हम आने वाले जनरेशंस, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हम किस तरह की पृथ्वी देते हैं। क्योंकि हम पृथ्वी की संतानें हैं, भले वो ये हो कि हम अलग अलग माँ बाप के संतान हैं, लेकिन अगर एक कॉमन हम ग्राउंड पे जाएंगे तो इस पृथ्वी माँ की संतान है। और पृथ्वी माँ को अगर कहीं भी आप कष्ट देंगे, कहीं भी उसका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उसका कंसिक्वेंसेस दूसरी तरफ भी जाएगा, जिसका कोई बाउंड्री या कोई टेरिटरी नहीं है। वहां पे ना कोई देश है, ना कोई राज्य है, ना कोई गांव है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस पूरी जगहों पे जाएगा। जी। तो अगर हम अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी माँ की रक्षा करें, पृथ्वी के लिए लगे, और उसके लिए सबसे बड़ा सामान्य, बहुत सामान्य बात है, सीधे रहें, सामान्य रहें, प्रकृति का ना ज्यादा मिसयूज करें, ना ओवर यूज करें, और ना ही टेक्नोलॉजी का ज्यादा ओवर यूज करें। दोनों के बीच एक बिल्कुल समतुल्य बनाए रखें, संतुलन बनाए रखें, जीवों को समझें, जैव विविधता को समझें, क्योंकि विविधता में ही हमारा संतुलन है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, आपने इतनी जो जानकारी दी है। और साथ ही साथ मैं 2 लाइन और भी कहना चाहूंगी कि पर्यावरण को जो ना बचाएगा तो हम धरा पर न रह पाएंगे। इस पूरी बातों में आपने जो कहा कि इन सारी चीजों को समझना जरूरी है, और समझने के लिए हर किसी को, न सिर्फ मुझे, न सिर्फ आपको, कि आपकी जवाबदेही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता तो बदल ही जाती है कि ठीक है, जानते जानते हम बहुत कुछ जानने लगते हैं कि अरे आने वाले जो बच्चे हैं, जिनका भविष्य है, उनके लिए हम क्या दे करके जा रहे हैं और क्या देंगे उनका। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और दीपक जी, आपके लाइफ के बारे में अगर कहूँ तो काफी हेक्टिक आपका शेड्यूल रहता है। हाँ, ये सारी चीजें हैं, और बहुत इन सारी चीजों में आपने इतने अच्छे संदेश दिए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद आप लोगों का। जी। और आपको हमारा कार्यक्रम आज का कैसा लगा, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा पता नोट करें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया हम जान सके कि आज के कार्यक्रम में आपको क्या कुछ अच्छा लगा। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatta@gmail.com। तो दर्शकों, आपके पत्रों का इंतजार रहेगा, आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही मुझे यानी प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।